हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछला सेशन कैसा लगा, कैसी क्लास थी, आप लोग कमेंट करके बताए नहीं थे तो बता दीजिएगा कि कमेंट करके कि हाँ कल का सेशन कैसा था, प्रश्न कैसे आप लोगों को मिले थे। तो बिल्कुल कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, इससे हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे कितने हैं, कहाँ से कौन पढ़ रहा है, कौन सा ऑप्शन गलत होता है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ दिन यहाँ से प्रश्न आप लोगों को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को पूरी थ्योरी वाइज करवाएंगे। थ्योरी वाइज का मतलब होता है दूसरी एक बुक्स लेंगे, उसमें आप लोगों को पूरा अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें सल्यूशन भी मिलता रहेगा। क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो लिखने में बहुत टाइम जाता है और आधे घंटे में आप लोगों को कोई भी कोर्स कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल बुक से पढ़ाएंगे वही चीज़ को हम। तो एक बुक मैंने रखा है, अपने लिए लिया है, अपने लिए क्या आप लोगों के लिए लिया है कि मतलब उसमें हमारी भी अच्छी से तैयारी होगी और आप लोगों को भी अच्छे से तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस वाइज है और पूरा अच्छे से उसका एक चीज़ डिटेल में दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। तो बुद्ध के बाद के बारे में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के बाद के बारे में कह रहा है कि तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी कवि माने जाते हैं। किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। शायद ये प्रश्न मैंने ले लिया है, पढ़ा दिया है आप लोगों को। हाँ, ये प्रश्न अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ा चुके। यहाँ से प्रश्न को देखते हैं, यहाँ से नहीं पढ़ाया है अभी, एक आध दो प्रश्न इसमें आप लोगों को पढ़ाया हुआ मिलेगा, बाकी सारे नए प्रश्न हैं ये। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बतलाइए जिनमें मात्र आदिकाल हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। किसके बारे में कह रहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कह रहा है। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। किसके बारे में है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य का आदिकाल है। कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों का नामकरण किया है? किसके बारे में कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है? किसके बारे में कह रहा है? ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि। कौन सी है? ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? किसने दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत एक भाग कौन सा है? एक है, यानी पहला भाग है। लेखक का नाम क्या है? पहला भाग किसने लिखा था? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है। अगला है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? किसने बनाया है? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने बनाया है। अगला प्रश्न है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। प्रश्न लंबा है थोड़ा सा, पर ध्यान दीजिएगा जरूर। कौन है? क्या है कि मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कौन थे? कबीरदास जी थे। कबीरदास किसके दरबार में रहते थे? किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, यानी मुगल साम्राज्य के समकालीन थे, अकबर जी के। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर
हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? तो हंस जवाहिर किस सूफी कवि द्वारा रची गई है? तो कासिम शाह के द्वारा रची गई है। किसके द्वारा? कासिम शाह के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, देखन जो पाऊँ मैं पठाऊँ। देखन पंक्ति है ये। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जमलोक हाथ दूजो न लगाऊँ। वार करो एक कर को, ये पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? किस कवि के द्वारा रचित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। आप लोग ढूंढना भी कि यह पंक्ति है किसकी और कहाँ से ली गई है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग जरूर ढूंढना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को प्रश्न जरूर मिलेगा। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जमलोक हाथ दूजो न लगाऊं। वार करूं एक कार को, यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित की गई है? तो किसके द्वारा किया? अगला प्रश्न है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। तो भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी कौन देता है या इसके रचयिता कौन है? तो कौन है इसके रचयिता? नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली के विकास में। किसके विकास में? खड़ी बोली के विकास में। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राज्य भाषा है। त्रिपुरा की राज्य भाषा क्या है? बांग्ला भाषा है। कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? छोटा नागपुर माना जाता है। क्या माना जाएगा? छोटा नागपुर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को किया गया है? 343 को किया गया है। अगला प्रश्न है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? क्या लेती है? शब्दावली लेती है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास जी को कहा जाता है। किसे? केशव दास जी को कहा जाता है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत है। पद्मावत कैसा है? एक महाकाव्य है, एक खंड काव्य है। पद्मावत एक खंड काव्य है। अगला है, मेवाड़ की पन्ना धाय के, इस शायद प्रश्न हो गया है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का और खा कैसी ध्वनि है? कंठ यानी कि गले की सहायता से जो बोली जाने वाली अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंठ ध्वनियाँ कहते हैं, जो गले की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे का बोलकर देखिए, का खा, तो कहाँ से बोला जा रहा है? गले की सहायता से बोला जाने वाला क्या है? शब्द है ये। तो कैसा है? कंठ ध्वनि कहलाती है। अगला है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? ठंडा है। ठंडा पानी पिया जाता है, ये स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग होगा। इसमें प्रश्न पूछना चाहिए था, नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर ठंडा पानी पिया जाता, लगा कर देख लीजिएगा और बोल कर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो कुवलयानंद किसकी रचना है? अप्पय दीक्षित की रचना है। किसकी? अप्पय दीक्षित की रचना है, इंपॉर्टेंट है। औहित्या क्या है? तो औहित्या एक संचारी भाव है। क्या है औहित्या? एक संचारी भाव है। अगला प्रश्न है, किसके मतानुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है? तो किसके मतानुसार होता है साधारणीकरण? तो नगेंद्र के होते हैं। किसके कवि के अनुसार, मतानुसार? नगेंद्र के अनुसार है। अगला प्रश्न है, निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने माना है? तो निष्पत्ति का अर्थ होता है क्या? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति को किसने माना है? तो अभिनव गुप्त ने माना है। बहुत ही घुमाकर प्रश्न है। फिर निष्पत्ति का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कौन है? अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त, ऐसा करके याद करिएगा। तो ये रहे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। छोटी क्लास थी बट आप लोगों के सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा।
नंबर वाइज पर न जाइएगा, नंबर इधर उधर भी हो जाता है कभी कभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।